Good evening, this is Jitendra Chaudhary, and you're watching the Big Y Media. Here we have with us our guest Rawat Tribhuvan Singh of Badmer. Welcome. थैंक यू। आज़ादी की 70 वर्षों बाद भी बाड़मेर आज इस स्थिति में है कि यहाँ मूलभूत सुविधा जैसी जल तक यहाँ उपलब्ध नहीं है। हम चंद्रयान की बातें करते हैं, हम राजनीति में राजनेता हो, पॉलिटिकल पार्टियां, हम कमेंट उन पे नहीं कर रहे, पर उनके कमेंट्स हैं कि हमें इस स्तर तक पहुंचना है, हमें ग्लोबल पॉलिटिक्स करनी है, ग्लोबल लेवल पे ग्लोबलाइजेशन करना है। हमारा मिशन है 2047 तक का चंद्रयान। ये सारी बातें फला बातें करने के बाद हम आते हैं कि यहाँ पानी ही नहीं है। तो ये स्थिति क्यों है, क्या कारण है? देखिए, आज़ादी को जैसा कि आप बता रहे हैं सही है, लगभग 70 साल होने को आए हैं हमारी आज़ादी को, और बहुत बेसिक चीज़ें होती है, रोटी कपड़ा मकान। तो इसमें पानी जो है वो उसकी विषम स्थिति यदि आज भी बाड़मेर के क्षेत्र में बनी हुई है तो मुझे लगता है कि हमें विचार करने की आवश्यकता है। जैसे कि आपने कहा कि वी आर नॉट पॉलिटिशियन, हमें पॉलिटिकल बात भी नहीं करनी चाहिए, बट एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री ये हमारा दायित्व बनता है कि यदि कोई चीज़ जो अभी तक हमें नहीं मिल पाई है या जिस चीज़ की हमें प्रॉब्लम है, तो आज जैसे मानिए जब भी अपन कोई चीज़ की शुरुआत करते हैं ना, तो कहते हैं सबसे पहले जब हमारा घर भर जाएगा तब हम बाहर की बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी तक हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, यदि मेरा एक भाई यहाँ बाड़मेर के मुख्यालय से 150 किलोमीटर दूर आज भी पानी के लिए तरस रहा है, तो मुझे लगता है कि हमें फिर विचार करना चाहिए। मैं जैसे कि आपने बोला ना चंद्रयान, और मैं इन सभी मिशंस का सपोर्ट करता हूँ, पर मुझे लगता है कि इनके साथ ही साथ पहले हमें हमारी बेसिक जो चीज़ें हैं ना उनको रिजॉल्व करना चाहिए। बेसिक प्रॉब्लम्स जो है उनको रिजॉल्व करना चाहिए। होता क्या है, जैसे आज दिल्ली या मुंबई में आप बैठे हैं, इनफैक्ट बाड़मेर शहर में भी आप बैठे ना, यहाँ पानी की प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पानी की प्रॉब्लम ऐसे नहीं है कि इंदिरा गांधी कैनाल का पानी आता है, बट जब हम बात बाड़मेर की करते हैं तो बाड़मेर इज़ नॉट जस्ट दिस सिटी, लेट्स टॉक अबाउट आवर डिस्ट्रिक्ट। इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर के आसपास है। ऑल्दो अब बालोतरा एक नया डिस्ट्रिक्ट हो गया, बट पुराने बाड़मेर की बात करें तो लगभग 300 साढ़े 300 किलोमीटर का गैप है। बाड़मेर से 30 किलोमीटर दूर गांव है, वहाँ आज भी पीने को पानी नहीं है। तो आप सोचिए कि 150 किलोमीटर दूर गांव में मैं कैसे उम्मीद करूं कि वहाँ पे पीने को पानी होगा। आज आप जब वहाँ जाके देखेंगे तो आप पाएंगे कि लोग 10-10 किलोमीटर आज भी वॉक करके जाते हैं पानी लाने के लिए। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो इसकी जिम्मेवारी ले। तो जब ये डेवलप्ड इंडिया है या डेवलपिंग फेज में जो इंडिया है, आने वाले टाइम में ऐसा बताते हैं कि 5-10 साल में हम विल बी अ डेवलप्ड नेशन। तो मेरे को लगता है कि ये छोटी छोटी समस्याएं हैं जिन्हें हम भूलते जा रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि हमें, हमारे पॉलिटिशियंस को, मुझे और आप जैसे युवाओं को इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारे घर में ये जो छोटी छोटी कमियां हैं, यदि हम इन्हें दूर नहीं करेंगे ना, तो ये जो हम जिस नींव के ऊपर हम इस इमारत रूपी भारत को बना रहे हैं ना, ये इमारत गिर जाएगी। तो इस इमारत को यदि हमें जिंदा रखना है आने वाले 100 सालों तक ना, तो ये छोटी छोटी जो एमिनिटीज़ है हमें इसके ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। वो भी उतना ही भारतीय है जो सुंदरा में रहता है, उसमें और दिल्ली में रहने वाले भारतीय में कोई कमी नहीं है। दोनों बराबर के हैं, दोनों को बराबर के राइट्स हैं। तो यदि दिल्ली में बैठे हुए आदमी को 5 घंटे के लिए पानी की सप्लाई मिलती है, तो कम से कम सुंदरा वाले आदमी को रोज़ तो पानी की सप्लाई होनी चाहिए ना। कम से कम उसके ये दुख के दिन तो दूर होना ही चाहिए ना कि उसे 10-10 किलोमीटर पानी के लिए नहीं जाना पड़े। सरकारें आती है जाती है, सब चीज़ें होती है, परंतु जब तक हमारे नल में पानी नहीं आए, हमारे गांव में लोगों के नल में पानी नहीं आए, तब तक मुझे लगता है कि हमें उस मिशन को छोड़ना नहीं चाहिए। अभी आप जब यहाँ से बाहर जाएंगे तो लोग आपसे ही कहेंगे कि बाड़मेर के लगभग हर गांव के अंदर हमने पानी की लाइनें बिछा दी, जैसलमेर के हर गांव में लाइनें बिछा दी। मैं मानता हूँ कि पानी में काम अच्छा हुआ, जल जीवन मिशन के अंदर हमने जगह जगह लाइनें बिछाई, पर क्या पानी आया? आज भी उन नल में पानी नहीं आया। तो आप सोचिए वो नल के मतलब वो लाइनें क्या काम की? भारी दिखावा है, असलियत में पानी नहीं। मेरे को ये लगता है कि जब तक हर घर के अंदर नल से पानी निकलना स्टार्ट नहीं हो जाएगा तब तक वो मिशन की सक्सेस नहीं है। तो जैसे कहते हैं ना, जैसे चंद्रयान हमारा मिशन था, तो हमने उसे सक्सेस कब माना? जब कंप्लीट हुआ, उसका जो लास्ट वो गोल था वो अचीव हुआ, तभी तो हमने उसको सक्सेस माना ना। तो ये जल जीवन मिशन भी तब सक्सेस होगा जब हर घर के नल में से पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर होता क्या है कि जब हम बाहर बैठे हुए होते हैं तो हमें ये छोटी छोटी समस्याएं नज़र नहीं आती, तब हम इन समस्याओं से अपना ध्यान हटाने के लिए लोगों को ये कहते हैं कि अरे
आप पानी की बात कर रहे हो, हम तो चंद्रमा पे पहुंच गए। आप पानी की बात कर रहे हो, हमने इतने नेशनल हाईवेज बना दिए। अरे भाई, जिस आदमी को पीने के लिए पानी चाहिए उसे नेशनल हाईवे नहीं चाहिए। नेशनल हाईवे भी जरूरी है, परंतु पहले वो यदि जिंदा रहेगा तो उस नेशनल हाईवे पे ट्रेवल करेगा, वो जिंदा रहेगा तो इस सैटेलाइट को यूज करेगा। परंतु यदि वो जिंदा ही नहीं रहा तो फिर कहाँ से, मतलब मेरे को लगता है इसके ऊपर हमें ज़्यादा विचार करने की आज भी आवश्यकता है। हमारे यहाँ पे ग्राउंड वाटर जो है उसमें फ्लोराइड बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सारी जगहों पे आज भी बाड़मेर में जो सप्लाई है वो ट्यूबवेल के थ्रू हो रही है और उसमें फ्लोराइड की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि लोगों के घुटने खराब हो जाते हैं। तो हमें उसके ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि ये जो बेसिक चीज़ें हैं पहले हम उन्हें रिजॉल्व करें, उसके बाद हम आगे बढ़े। मैं बिल्कुल इसके खिलाफ नहीं हूँ कि भारत में जो डेवलपमेंट हो रहा है ये होना चाहिए, पर मेरे को लगता है कि हमारा 10% ध्यान पहले हमारी इन बेसिक समस्याओं की तरफ भी जाना चाहिए और हमें ये तय कर लेना चाहिए कि दिल्ली में बैठा हुआ या जयपुर में बैठा हुआ आदमी ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इन गाँव में रहने वाला हर आदमी, यदि उसकी कोई समस्या है, वो भी हमारे लिए उतना ही मैटर करती है जितनी दिल्ली या जयपुर के आदमी के लिए करती है। दिल्ली और राजस्थान में बैठे भारतीय दोनों एक, लेकिन दोहरा व्यवहार। राजस्थान के संभाग को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री मिले, केंद्रीय कृषि मंत्री मिले, इतने बड़े बड़े पदों के मंत्री यहाँ पर भी है मौजूद है, उसके बाद भी पानी जैसी चीज यहाँ पर नहीं है। क्या ये करने की उनकी इच्छा नहीं है या इतना मुश्किल काम है कि हो नहीं पा रहा है? देखिए, उनकी इच्छा भी होगी क्योंकि वो इसी जगह से जाए जन्मे। मैं ये नहीं कहता कि उनकी इच्छा नहीं है, परंतु कहते हैं ना कि आज जो कोशिश कर रहे हैं उस कोशिश को और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। देखिए, सिर्फ एक नेता ही अपना काम नहीं कर सकता। हम जब तक डिमांड नहीं करेंगे ना, आज के टाइम में जब तक हमारी डिमांड नहीं होगी तब तक उसे कोई फुलफिल करने के लिए नहीं आएगा। क्योंकि जल शक्ति मंत्री हमारे यहाँ से आते हैं तो हमारी उम्मीदें और बढ़ जाती है। कृषि कल्याण मंत्री हमारे यहाँ से सांसद है तो हमारी उम्मीदें उनसे और बढ़ गई है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि उनके इस टर्म के अंदर ये सब सुविधाएं हमें मिल जाए। कल को मान लीजिए कि उनका मंत्रालय बदल जाएगा तो और यूपी बिहार से यदि कोई मंत्री इस ओहदे पे पहुंचेगा तो हमें लगता है कि हमारी समस्या उन तक पहुंचाने में हमें तकलीफ ज़्यादा आएगी। तो जब हमारा ही भाई आज मंत्री है तो हमारी उम्मीदें उनसे थोड़ी सी ज़्यादा है कि थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान वो भारत के, उनके लिए पूरा हिंदुस्तान एक ही है, परंतु थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान वो हमारी तरफ भी दें। क्यों? क्योंकि हम लोग पिछले 70 सालों से इस परेशानी से जूझ रहे हैं। देखिए, हमारी परेशानी कम हुई है, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल कम नहीं हुई है, हमारी परेशानी कम हुई है, पर जिस लेवल पे कम होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। बाड़मेर में आज से 70 साल पहले 300 गांवों में पानी नहीं आता था, परंतु उनमें से 200 गांवों तक पानी पहुंचा है। परंतु फिर भी यदि वो 100 गांव वंचित है तो उसके लिए कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबल होगा ना, कोई ना कोई को तो उसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी ना। और जब हमारा ही आदमी वहाँ पे बैठा है तो हमारी नैतिकता भी ये कहती है कि वो हमारे ऊपर ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे। क्योंकि हमारे यहाँ से सांसद भी वो हैं तो हमें उम्मीद है कि वो ज़्यादा हमारे ऊपर ध्यान देंगे और हमारी इन समस्याओं का समाधान करने की पुरजोर कोशिश करेंगे। और जब तक पूरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो जाती तब तक ये बाड़मेर में पानी का मुद्दा बना रहेगा। आप लोगों का मुंह बंद नहीं करवा पाएंगे। ये उदासीनता जो हमें यहाँ इन महलों से सुनने को मिल रही है, पूरे संभाग क्षेत्र में हमने सुनी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हो, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री हो, हर किसी की मांग, प्रमुख मांग पानी है। ये महल राजनीति और सियासत का सेंटर हुआ करते थे आज से कुछ 70-75 वर्ष पूर्व। यहाँ के राजा वर्तमान में पूर्व रावत त्रिभुवन सिंह से हम जानेंगे कि 70 साल पहले उनके पिताजी हो, उनके दादाश्री हो, उनसे क्या उन्होंने सीख ली, क्या कहानियां थी, किस तरह से सत्ता चलती थी, आज क्या पानी की समस्याएं हैं। ये समस्याएं देखते हुए वो अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं कि नहीं, कि उनके बाड़मेर की ये स्थिति है। नहीं, देखिए, मैं बिल्कुल असहाय महसूस नहीं करता। मैं इस डेमोक्रेसी को बहुत पसंद करता हूँ। सत्ता और शासन चलाने के अलग अलग तरीके होते हैं। उस सदी में राजशाही से शासन चलता था, आज ये डेमोक्रेसी है। तो इस डेमोक्रेसी में सबको बराबर का कैसे शासन चलता था, कुछ उसके बारे में बताइए। वो राजशाही थी, पूरी दुनिया में ही राजशाही थी और उसी तरीके से शासन चलता था। और परिवार जो है सभी लोग मिल के, जैसे स्पेसिफिकली बाड़मेर की बात करें तो यहाँ जैसे सभी लोग एकजुट होकर रहते थे। हमारे यहाँ पे कोई जातीय व्यवस्था बहुत ज़्यादा थी नहीं, लोगों को की जाति से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लोग अपना काम करते थे। बार्टर सिस्टम हुआ करता था कि एक आदमी का काम, लेट्स से कि कोई सुथार है तो वो लकड़ी का काम करता है, वो दरवाजे बनाता था। तो एक किसान है, वो यदि प्याज मतलब मान लीजिए कोई अनाज उगाता था तो वो उसे बार्टर सिस्टम में वो अनाज देता था, उसके एवज में उसको वो वहाँ से वो दरवाज़ा मिल जाता था। तो लोग बहुत ही अपनत्व
मोहब्बतों से प्यार से रहते थे। बाड़मेर की स्थापना ऐसा बताते हैं कि 12वीं-13वीं शताब्दी के आसपास हो रखी है। तो आप सोचिए कि यहाँ का सिस्टम तो इतना अच्छा होगा ही ना, तभी तो ये 19वीं सदी में भारत आज़ाद हुआ है 1947 में। पर यहाँ के लोग इस ज़मीन को छोड़ के नहीं गए, यहाँ के लोग यहीं रहे। आज जो परिस्थितियाँ हैं इससे बहुत ज़्यादा विषम परिस्थितियाँ तब भी रही, पानी की समस्या तब और ज़्यादा विशाल थी, पर हमारे यहाँ के लोगों ने इस ज़मीन को नहीं छोड़ा, हमारे यहाँ के लोगों ने इस अपनत्व को नहीं छोड़ा। हमारे यहाँ आज भी इतना ज़्यादा अपनत्व है कि लोग जातीय व्यवस्था में नहीं बंधे हुए हैं। बड़े दुख की बात है कि आज जब हम हिंदुस्तान के अलग अलग कॉर्नर्स में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि लोग कास्ट के हिसाब से इक्वेशंस को डिसाइड करते हैं, कास्ट के हिसाब से पॉलिटिकल सिस्टम की जब आप बात करते हैं तो लोग तो आज प्रबल है बाड़मेर में भी। आज देखिए, मैं मानता हूं ना इस बात को कि आज पॉलिटिकल पार्टीज जो टिकट है वो भी कास्ट के हिसाब से देती है। तो आज से पुराने एरा की यदि हम बात करें तो कास्ट सिस्टम ऐसा नहीं था। जो काबिल होता था उसे सत्ता मिलती थी, जो काबिल होता था उसे वो काम दिया जाता था, जो काबिल होता था उसे वो काम दिया जाता था और उसकी पूरी अकाउंटेबिलिटी थी। अब आज के टाइम में वक्त बदल गया, वक्त बदलने के साथ में यहाँ डेमोक्रेसी आ गई। डेमोक्रेसी में हमें इस डेमोक्रेसी को समझने की जरूरत है। बहुत सारे लोग हैं जो इस डेमोक्रेसी के खिलाफ बोलते हैं। मैं उन सबको ये कहता हूँ कि कम से कम हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़िए, हमारे इस प्रियम्बल को पढ़िए। आज भी यदि आप काबिल हैं तो आपको सब कुछ मिलेगा और आप नाकाबिल है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। इस डेमोक्रेसी की खूबसूरती को सिर्फ समझने की जरूरत है। सत्ता में शासन करने का तरीका बदला है, शासन आज भी वैसे ही हो रहा है। पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, अब यहाँ पे सांसद विधायक होते हैं, कलेक्टर और एसपी होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब तो उनसे और ज्यादा परेशान है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, मैंने जैसे कहा ना कि उस टाइम डेवलपमेंट कम था, अब धीरे धीरे जैसे मॉडर्न एरा आ रहा है, अभी अपन 21st सेंचुरी में बैठे हुए हैं, तो आज डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है। आज से 20 साल या 30 साल बाद जब मैं और आप यहाँ बैठ के बात कर रहे होंगे, अपन बुजुर्ग हो गए होंगे, तब ये एरिया और ज़्यादा डेवलप्ड होगा। मैं तो मेरी जनरेशन की बात करूँ, मेरा जन्म 90s के एरा में हुआ है। 90s का बाड़मेर, मतलब 3-4 साल का जब मैं था, तब से तो मुझे कुछ कुछ चीज़ें याद आती है। इस बाड़मेर में बहुत, यहाँ रेलवे लाइन है, इस रेलवे लाइन से आगे ये शहर नहीं हुआ करता था। परंतु 2010 के बाद में 2024 में जब आज हम बैठ के यहाँ बात कर रहे हैं तो रात और दिन का यहाँ फ़र्क आ गया, जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ जो ऑयल फील्ड कंपनीज़ है, लिग्नाइट की कंपनीज़ है, उनके आने की वजह से यहाँ का डेवलपमेंट रेट जो है वो बढ़ गई। आप विश्वास नहीं करेंगे, बाड़मेर इज़ अमंग टॉप 3 सी टायर सिटीज़ ऑफ आवर नेशन। तो आप सोचिए, वक्त हर चीज़ का बदलता है। यदि आप काबिल हैं तो आपको सब कुछ मिलेगा। और आज इस बाड़मेर को जब हम देखते हैं, 90s के एरा में बाड़मेर किसी की पोस्टिंग होती थी ना, तो लोग ये कहते थे कि मुझे काले पानी की सज़ा में आपने भेज दिया। जबकि आज स्थिति ये है कि बाड़मेर पोस्टिंग कराने के लिए लोग तरसते हैं। आज यहाँ जो ऑयल फील्ड की काम कम करना पड़ता है, शायद ये भी कारण हो सकता है जी, काम कम करना पड़ता हो। ऐसा नहीं है। होता क्या है, जैसे आज इन ऑयल फील्ड कंपनीज में जो यहाँ के जनरल मैनेजर्स हैं उनको 2-2 करोड़ रुपए सैलरी मिल रही है। आप सोचिए, जिस बाड़मेर में 90s में कोई आना नहीं चाहता था, वहाँ आज फॉरेनर्स भी काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि हर जगह का एक वक्त होता है। तो ये 21वीं सदी हमारी है, ये 21वीं सदी इस बाड़मेर की है, जिसको 90s तक काफ़ी नेगलेक्ट किया गया। और अभी भी लोगों के दिमाग में ये भ्रम बना हुआ है कि यदि आप काम नहीं करोगे तो, जैसे बहुत सारे पॉलिटिशियंस के हम स्टेटमेंट सुनते हैं ना कि आपको बाड़मेर जैसलमेर भेज देंगे। इन पॉलिटिशियंस को ये करारा जवाब है कि किसी दिन यहाँ आके देखिए, आपको पता लगेगा कि ये वो नया बाड़मेर है जो जहाँ आने के लिए लोग तरसते हैं। यहाँ के जैसी अपनायत आपको नहीं मिलेगी। बाड़मेर अब वो जगह है जहाँ आपको 5 रुपये की कॉफ़ी भी मिलेगी और 500 रुपये की कॉफ़ी भी मिलेगी। तो हमारे यहाँ पे बहुत रैपिड डेवलपमेंट हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में ये और ज़्यादा अच्छा डेवलप्ड होगा और इससे हमारे स्टेट जो है राजस्थान, वो बाड़मेर पे नाज कर पाएगा, हमारा देश बाड़मेर पे नाज कर पाएगा। आज भी बाड़मेर अनडिस्कवर्ड है टूरिज्म के लिए माना जाए तो ये बिल्कुल भी हम कहें तो अच्छे स्पॉट्स में नहीं आता है कि लोग टूरिज्म यहाँ पे बढ़ावा हो। आप आज जब बाड़मेर की गलियों में निकलते हैं डेमोक्रेसी में दशहरा पूजा शस्त्र पूजन के लिए, बाड़मेर के रावत त्रिभुवन सिंह शाही पोशाक में तलवार के साथ किस तरह से लोग उस चीज़ को देखते हैं, कैसा व्यवहार है, और उसके बाद हम बात करें ये कल्चर का प्रमोशन हो गया, टूरिज्म को यहाँ कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। देखिए, जैसा कि मैंने कहा, भारत जो है वो अपनी संस्कृति, सभ्यता और इतिहास के लिए जाना जाता है। तो जो दशहरा की यात्रा निकलती है, ये हमारे इतिहास को पुनर्जीवित करने का एक छोटा सा प्रयास है। ये प्रयास है ताकि हम हमारे कल्चर को नहीं भूलें, हम हमारे ट्रेडिशंस को नहीं भूलें, हम हमारे रिचुअल्स को नहीं भूलें। हमें याद रहे कि हम किस तरह अपनायत से रहते थे, कैसे हम सभी लोग, हमारे पूर्वज कैसे रहते आए हैं, कितनी प्यार मोहब्बत से रहते थे। और आज भी मैं ये चाहता हूँ कि हम उसी प्यार
मोहब्बत को हमेशा के लिए कायम रखें। देखिए, डेवलपमेंट के साथ में कुछ हिंड्रेंस भी आती है। जब जब डेवलपमेंट होता है तो कुछ गलत चीज़ें भी हमें सीखने को मिलती है। तो क्योंकि देखिए, पहले बाड़मेर में सिर्फ बाड़मेर के ही लोग रहते थे, तो यहाँ पे झूठ फरेब ये सब चीज़ें नहीं होती थी। अब जब से बाहर के भी लोग आने शुरू हुए हैं, डेवलपमेंट आया है, तो उसके साथ में कुछ चीज़ें हमें नेगेटिव भी सीखने को मिली है, और नेगेटिव चीज़ें जो है वो ज़्यादा जल्दी ट्रैवल करती है। तो हमारी ये कोशिश है कि बाड़मेर का ये अपनायत, बाड़मेर का ये अपनत्व ये कभी नहीं छूटे। तो इसकी हम कोशिश करते हैं कि जितने भी पुराने ट्रेडिशंस थे, कल्चरल प्रोग्राम्स थे या फेस्टिवल्स थे, उनको उसी तरह से मनाने की हम एटलीस्ट कोशिश तो करें। जैसे हम पुराने टाइम में सभी समाज के लोग एकत्रित होकर मनाते थे, वैसे ही हम कोशिश कर रहे हैं। फिर बात करते हैं टूरिज्म की। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि बाड़मेर टूरिज्म के मैप पे नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। बाड़मेर बॉर्डर से बहुत नज़दीक है, और उसी के तहत यहाँ पे एक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया गया है, जिसके तहत कोई भी इंसान ये जो जैसलमेर सांचौर हाईवे जाता है उसको क्रॉस करके इधर नहीं आ सकता, मतलब टूवर्ड्स बाड़मेर या बॉर्डर की तरफ नहीं जा सकता। वरना बाड़मेर में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लद्दाख आप यदि गए हैं तो लोग गर्मियों में लद्दाख जाते हैं, सर्दियों में वो लोग बाहर चले जाते हैं बाइकिंग करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेट रोड्स है, कम ट्रैफिक है। तो मेरे को लगता है कि यदि कोशिश करी जाए तो वो एडवेंचर टूरिज्म को हम बाड़मेर में डेवलप कर सकते हैं सर्दियों में, क्योंकि जब गर्मियों में लद्दाख का मौसम है, वो बाड़मेर में सर्दियों में मौसम होता है, तो हम माइनस में टेम्परेचर हमारे यहाँ नहीं जाता, तो उन बाइकर्स को हम बाड़मेर बुला सकते हैं, वो एडवेंचर राइड यहाँ कर सकते हैं। बट उसके लिए हमें कुछ थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिएगा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि MHA को कलेक्टर ने भी जैसे लिखा हुआ है, BSF भी अपनी तरफ से प्रयासरत है, और हम लोकल लोगों ने भी MHA को बहुत सारे लेटर लिखे हैं। अब उम्मीद करते हैं, क्योंकि स्टेट में और सेंटर में दोनों में एक ही गवर्नमेंट है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इसमें हमें कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि जब तक इसमें रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा तब तक कोई टूरिस्ट यहाँ आ नहीं सकता। अभी टूरिस्ट को आने के लिए इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है, जो बहुत ही टफ और टीडियस प्रोसेस है, तो कोई आना नहीं चाहेगा। तो जब तक उसमें रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, यहाँ की टूरिज्म वाली चीज़ें डेवलप नहीं होगी। जैसे ही रिलैक्सेशन मिलेगा, हमारे पास में किराडू है, हमारे पास में जूना है, हमारे पास में रोहिडी के सैंड ड्यून्स है, हमारे पास में मुनाबाव का रेलवे स्टेशन है, हमारे पास में एडवेंचर राइड के लिए बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रेट रोड्स हैं, जैसे कहते हैं ना नाक की सीध में रोड, तो ऐसे खूब सारे रोड्स हैं, कुलधरा है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे डेवलप किया जा सकता है। पर ये सब तभी हो सकता है जब इस एक्ट के अंदर कुछ न कुछ रिलैक्सेशन मिले, जो अभी तक नहीं दिया गया है। ऑल्दो इसमें रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। आप सोचिए, वाघा बॉर्डर पे यदि आप टूरिस्ट को अलाउ करते हो, तो फिर मुनाबाव के साथ में ऐसी जाती क्यों? जब आप टूरिस्ट को जैसलमेर में सम भेज सकते हो, तो आप टूरिस्ट को बाड़मेर के रोहिडी क्यों नहीं भेज सकते? तो ये दोगला व्यवहार हमारे साथ क्यों? तो मुझे लगता है कि अब हो सकता है, जिस भी वक्त इस कानून को लागू किया गया था तब राष्ट्रीय सुरक्षा के हिसाब से ये ठीक था, परंतु अब इसके अंदर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी डेवलप हो गई है। तो अब मेरे को लगता है कि थोड़ा सा इसकी और हम सबको ध्यान देने की ज़रूरत है। और टूरिज़्म जब यहाँ बढ़ेगा तो लोगों में रोज़गार बढ़ेगा, तो अब जैसे बहुत छोटी मोटी जो समस्याएँ आती है अनएम्प्लॉयमेंट वाली हमारे यहाँ पे, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी और हम लोग टूरिस्ट फ्रेंडली हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। डेमोक्रेसी नहीं, पर सरकार के तरफ तो आपकी उदासीनता है काफी हद तक। बाड़मेर के प्रति जो उदासीनता सरकार दिखा रही है उसके अनुसार। खैर, हम प्रोफेशनल बातों से हटकर पूछें और जाने सिर्फ और सिर्फ रावत त्रिभुवन सिंह के बारे में। शुरुआती दिन आपके कैसे थे? स्टडीज कहाँ से हुई, देन शादी, और आजकल आप क्या करते हैं? आपके शौक क्या क्या हैं? देखिए, मैं इसी बाड़मेर का जाया जन्मा हूँ, तो पर रॉयल फैमिली में जन्मे हैं आप, सो यू हैव अ प्रिविलेज्ड फैमिली। देखिए, मैंने जैसा आपसे कहा ना कि बाड़मेर वो धरा है जहाँ हम 36 कौम को अपना परिवार समझते हैं। ये आज भी हमारे यहाँ पे यदि कोई कार्यक्रम होता है तो कहते हैं ना कि मेरा क्या परिवार है, मेरा वो परिवार है जो बाड़मेर में जाया जन्मा है। तो चाहे यहाँ किसी ने राजपूत के घर में जन्म लिया है, चाहे जाट के घर में जन्म लिया है, चाहे मेघवाल के घर में जन्म लिया है, चाहे मुसलमान के घर में जन्म लिया है, यदि वो बाड़मेर का जाया जन्मा है तो वो मेरे परिवार का सदस्य है। तो मुझे लगता है कि जिस सोच के साथ इस बाड़मेर को बनाया गया था, कम से कम उस रास्ते पे मैं चल सकूं, उसकी मैं शिद्दत से पूरी कोशिश करता हूं कि आज जैसे कि ये 21st सेंचुरी है, आज भी हमारे यहाँ
चाहे आप कैसे भी माने, बट अभी तक लोगों में बहुत अपनायत है। लोग आज भी एक दूसरे की बड़ी कद्र करते हैं। तो मेरी ये कोशिश है कि हमारे बाड़मेर बहुत डेवलप हो, परंतु हमारी ये जो अपनायत है, ये जो अपनत्व की भावना है, ये जो परिवारवाद हमारे इस क्षेत्र का है, या मजाक में कहें तो हमारे जो लोग क्षेत्रवादी हैं, मेरे को लगता है कि ये बना रहे, ऐसी मैं कोशिश करता हूँ। नेताओं राजाओं वाली भाषा हो गई। स्टिल यू आर फ्रॉम अ प्रिविलेज फैमिली, आप राज परिवार से हैं, लोग झुकते हैं, सम्मान से बात करते हैं। ये चीजें आज भी इंडिया में, मेनली हम बात करें राजस्थान में, तो कोर में है। सो इस चीज में आपका पालन पोषण कैसे हुआ? देन योर प्राइमरी स्टडीज? मैं बाड़मेर में ही एक टीटी पब्लिक स्कूल है, वहीं से पढ़ा हूँ। अनबिलीवेबल है ना, वहीं से मैंने पढ़ाई करी है। और सबके साथ में बढ़िया मैं बास्केटबॉल खेलता था। ये 2 गेस्ट आए हुए हैं, मेरे साथ में बास्केट खेलते थे, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, परिवार से भी हैं, दोस्त भी हैं। तो मेरे को लगता है कि बाहर से किसी भी चीज़ को देखना बड़ा आसान होता है, ऐसा नहीं है। सबकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां होती है, बट हमें सिर्फ पॉजिटिव बात करनी चाहिए। तो पॉजिटिव, जैसा कि मैंने कहा, मेरे अंदर जो पॉजिटिविटी है वो सिर्फ बाड़मेर है ना। तो अभी मैं सरकार के साथ किसी उपक्रम में काम कर रहा हूँ, वो सीक्रेसी की वजह से थोड़ा सा वैसे अर्ज कर रहा हूँ। तो वहाँ जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरा सिलेक्शन इसलिए हुआ क्योंकि मैं बाड़मेर जैसे क्षेत्र से आता हूँ। जिस उपक्रम के लिए मैं काम कर रहा था वो बेसिकली उन एरिया के अंदर काम करता है जहाँ अंडर डेवलप्ड प्लेसेस होती है, उन्हें मुख्य धारा में लाने का उसका काम है। तो मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, उसके लिए वो संस्था या वो जो भी विभाग है वो काम करता है। उसमें मैं डिप्टी सेक्रेटरी हूँ भारत सरकार के अंदर अभी। तो जब मेरे से पूछा गया कि आप बहुत यंग हैं इसके अंदर आने के लिए और हम आपको क्यों सेलेक्ट करें, तब मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा मैं त्रिभुवन सिंह बाड़मेर से आता हूँ। मेरा जन्म 1990 में उस बाड़मेर में हुआ जिसे अंडर डेवलप्ड बाड़मेर कहा जा सकता है, जिसे काले पानी की सजा भी कहते थे। 2013 में मेरा इंटरव्यू था। 2013 में हमारे यहाँ पे ऑयल का ज़बरदस्त बूम था और आई थिंक 2014 के आसपास हमारे यहाँ रिफाइनरी भी लगी। तो उस टाइम ये बातें चल रही थी कि अब रिफाइनरी का उद्घाटन भी होगा। तो मैंने कहा कि मैं त्रिभुवन सिंह वही हूँ जिसने 90 में जब जन्म लिया तो वो अंडर डेवलप्ड जगह थी। 2013 में जब मैं आपको ये इंटरव्यू दे रहा हूँ तो मैं वही त्रिभुवन सिंह हूँ जो इस डेवलपिंग बाड़मेर को देख पा रहा है। और डाउन द लाइन 20 ईयर्स 2033 में उस बाड़मेर को देखूंगा जिसे आप डेवलप्ड बाड़मेर कह सकते हैं। तो मैं आपके लिए सही कैंडिडेट हो सकता हूँ, क्योंकि जब कोई जगह अंडर डेवलप्ड से डेवलपिंग फेज में आती है ना, तो कल्चरली चेंजेस बहुत आते हैं, लोग चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो मैंने कहा मैं वो लाइव एग्जांपल हूँ जो आपको लोगों को बता सकता हूँ कि जब अंडर डेवलप्ड से हम डेवलपिंग फेज में आए तो हमने क्या क्या बदलते हुए देखा, और डेवलपिंग से जब हम डेवलप्ड फेज में जाएंगे तो हम क्या क्या चीज़ें बदलते हुए, ये जो बदलाव हमारे सामने होंगे ना, तो मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि अंडर डेवलप्ड से डेवलपिंग और डेवलपिंग से डेवलप, ये तीनों फेजेस लाइफ के मैं एक साथ इन आंखों से देख पाऊंगा एक ही जनरेशन के अंदर। तो मैं सही कैंडिडेट हूँ जो लोगों को कन्विंस कर पाएगा कि मुख्य धारा में आपको लाने से आपकी ज़िंदगी में क्या क्या चेंजेस आएंगे, आपके परिवार में क्या क्या चेंजेस आएंगे, और ये इस देश के हित में कैसे होगा। तो मेरे को उम्मीद है आप बाड़मेर को मुख्य धारा में लाएंगे। स्कूल टाइम में आप आज डाउन टू अर्थ थे, इतना छोटे थे, तब शरारती थे, या किस तरह से राजा का बेटा हूँ इस तरह का कुछ टीचर्स में आपको पनिशमेंट देने? नहीं, कोई भी इंसान अपनी नेगेटिव चीज़ें थोड़ी बताता है। तो मेरे को लगता है कि That's why we are asking, this is big why. नहीं, तभी तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि मेरे को बास्केटबॉल बहुत पसंद था। तो मैं जब स्कूल में था तब भी बास्केटबॉल खेलता था, यूनिवर्सिटी तक बाद में भी मैं बास्केटबॉल बहुत खेला हूँ। और मुझे नहीं लगता कि मेरे को कोई बहुत ज़्यादा कभी डांट पड़ी होगी, क्योंकि मैं पढ़ाई में भी अच्छा था। सो आई गॉट 99 मैथमेटिक्स में, 97 फिजिक्स में। तो ये तो 12th में, 10th में भी आई गॉट 99 मैथमेटिक्स। और तो मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था, क्योंकि मुझे हर चीज़ में लॉजिक बड़ा अच्छा लगता है, और फिजिक्स और मैथ्स मुझे आज भी बहुत पसंद है। मेरे को लगता है कि कम लोगों को पसंद होता है। आपकी बात देखिए, क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ बाड़मेर या इस तरह के जितने भी शहर है ना, इनमें हमारे दिमाग में बचपन से इस बात को डाल दिया जाता है कि गणित तो वही को नहीं, गणित तो बेकार है, या भी बहुत कमजोर है ना, अंग्रेजी तो बेकार है। देखिए इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज ही तो है। मैथ्स क्या है, एक सब्जेक्ट ही तो है। तो यदि दुनिया में कोई और कर सकता है तो मैं क्यों नहीं।
जिस दिन आप ये सोच लोगे ना, उस दिन आप इस चीज़ को आराम से इसका पार लगा सकते हो। मैं आपको बताऊं, जब 10th में मैं टीटी पब्लिक में था तो पहला बैच था हमारा टीटी पब्लिक स्कूल का। मुझे आज भी याद है कि मैं थोड़ा सा लेज़ी था, तो स्कूल में आरबीएसई बोर्ड की एक ही इंग्लिश मीडियम स्कूल हुआ करती थी, टीटी पब्लिक। हम आई थिंक 22 स्टूडेंट्स थे और उस साल सिर्फ 21 सेट ही आए मैथ्स की बुक के, एक सेट था नहीं। और मैं आखिरी बंदा था जो वो बुक लेने के लिए गया और मुझे जेन्युइनली बुक नहीं मिली। तो मेरे पास पूरे साल मैथ्स की बुक ही नहीं थी। तो मेरे अंदर ये डर था कि यार मैथ्स में तो मैं फेल हो जाऊंगा। तो मैं मेरे दोस्तों से वो बुक ले लेता था और हम पढ़ाई करते थे। तो एक जो हमारे मैथ्स के टीचर थे वो इतना अच्छे से पढ़ाते थे, उन्होंने पूरी बुक्स जो है ना उसका एक एक क्वेश्चन मेरे से बोर्ड पे करवाया। मैं उनसे ये कहता था, सर मेरे को कुछ नहीं आता मैथ्स में, एंड यू विल नॉट बिलीव आई गॉट 99 इन मैथमेटिक्स। क्योंकि जब मैंने पेपर देखा, मेरा 1-1.5 घंटे में पूरा पेपर हो गया। तो वहाँ जो इन्विजिलेटर आए हुए थे, जो वहाँ पे शिक्षक थे जो एग्ज़ाम लेते हैं, उन्होंने देखा यार इस बच्चे को तो कुछ नहीं आता, 1-1.5 घंटे में पेपर पूरा कर दिया। मेरे बोला बेटा तुम्हें कुछ नहीं आता है? मैंने कहा सर मेरा 1 नंबर नहीं कट सकता है, क्योंकि इतना सिंपल सा पेपर है। तो मेरे को लगता है मैथ्स, फिजिक्स ये तो ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें सिर्फ लॉजिक को पकड़ने की ज़रूरत है, फिर तो क्या है, सिर्फ नंबर ही तो बदलता है। तो आप उसकी तह तक जाएंगे ना, जब उसके लॉजिक पे बात करेंगे, ये रटाफिकेशन जो है ना, इसको जब आप बंद कर देंगे, जैसे अभी सरकार ने एनईपी लागू किया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, मैं इसका बहुत फेवर करता हूँ। जैसे बाड़मेर से बाद में मेरे को विदेशों में पढ़ने का भी मौका मिला। तो वहाँ पे जब हम गए ना, तो वहाँ और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में जो बेसिक डिफरेंस था वो यही था कि हमारे यहाँ पे जो किताब में लिखा हुआ है उसी को सच मानते हैं, और जो किताब में लिखा हुआ है उसको नहीं लिख के लाते। तो टीचर पुराने टाइम में, या इनफैक्ट जब मैं पढ़ता था, नंबर नहीं देते थे, कहते थे जो बुक में नहीं लिखा हुआ है वो तुमने क्यों लिखा। फॉरेन में क्या होता था कि जैसे ये आपके इसका कलर रेड है, यदि मैंने कह दिया कि नहीं ये तो मरून है, तो कहते थे ओके डन, आप यदि ये बात प्रूव कर सकते हो कि ये मरून कलर का है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। मैंने लिख दिया कि ये रेड है, ठीक है, रेड है या पिंक है तो थोड़ा जो भी है, और मैं यदि इस बात को प्रूव नहीं कर पाया तो मेरे को 0 नंबर मिलते थे। तो वहाँ वो केस स्टडी एनालिसिस सब्जेक्ट हुआ करता था, या आपको कोई भी चीज़ उसको लॉजिक के साथ समझाना पड़ता था कि आपके हिसाब से ये है, पर ऐसा क्यों है। तो वही हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। तो मेरे को लगता है कि आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी मेरे हिसाब से इस साल सरकार लागू करने वाली है। तो यही डिफरेंस था हमारे यहाँ की पढ़ाई और वहाँ की पढ़ाई में। तो मेरे को लगता है कि हम थोड़े से अभागे रहे इसके अंदर कि हमें वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी यहाँ इंडिया में नहीं देखने को मिली। बट आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि हम जब बाहर गए तो हमें वो सब चीज़ें देखने को। कहाँ से किया आपने हाई स्कूल? मैं अमेरिका में था, तो वहाँ पे इसी तरह का, मतलब इसी तरह से पढ़ाते थे। तो एक दिन मजाक के अंदर ही मैंने, जैसे क्योंकि मेरे को बताया था कि यहाँ पे इस तरीके से पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे क्या ओपन बुक एग्जाम्स भी होते हैं। आपके सामने किताब पड़ी होती है, आपको क्वेश्चन मिल जाते थे और आप उस किताब में से देख के आंसर कर सकते हो। टाइम होता था कि आपको इतने टाइम में इसका आंसर करना है। आप विश्वास नहीं करेंगे, जिसने वो किताब खोल ली वो कभी पेपर सॉल्व नहीं कर सकता था, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाता था। आदमी पेपर वही कर सकता था जो घर से पढ़ के आया है या जो उसने पूरे साल के अंदर पढ़ाई करी है। वो ओपन बुक एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपके पास में एक क्वेश्चन आया आप उसी क्वेश्चन के बारे में 4 पन्ने लिख देते हैं, जबकि ज़रूरत 3 लाइन में आंसर देने की थी। तो मेरे को लगता है कि वो एजुकेशन पॉलिसी जो वहाँ थी वो बहुत अच्छी थी। अब हमने उसको भारत में भी इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में हमारी जितनी यूनिवर्सिटीज़ है उसमें भी वो लागू हो जाएगी, तो उसके अच्छे इम्प्लीकेशंस हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बाड़मेर के संदर्भ में बात करूं तो मेरे को, जैसे लोग पूछते हैं ना कि आप एजुकेशन में बाहर पढ़ के आए हैं, आप बाड़मेर में एजुकेशन को कहाँ देखते हैं, तो मेरे को लगता है ये जो हमारी बेसिक समस्याएं हैं ये तो है ही है, साथ ही साथ हमें बाड़मेर में जो चाहिए ना वो चाहिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी। मतलब मेरा तो ख्वाब ये है कि बाड़मेर में एक पेट्रोकेमिकल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, या ये कहूँ कि एक एनर्जी सेक्टर की एनर्जी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। You would love to teach there? हाँ? You would love to give lecture there? 100% there is no doubt, है ना। तो मेरे को तो लगता है कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे एनर्जी यूनिवर्सिटी बनाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे लिग्नाइट है, हमारे यहाँ पे सोलर है, हमारे यहाँ पे पेट्रोल है। तो हम आज भी इस सेक्टर के अंदर लोग कम है,
एम्प्लॉयमेंट के लिए जैसे अपन बात करें ना, तो बाड़मेर के बहुत सारे लोग इन कंपनीज में काम करते हैं, बट यू विल नॉट बिलीव ज़्यादातर जो लोग हैं वो सारे के सारे ब्लू कॉलर जॉब में। क्यों? क्योंकि हमें वाइट कॉलर जॉब मिल ही नहीं रही, हमारे पास में वो एजुकेशन ही नहीं है। आज आप यदि केन के अंदर अप्लाई करते हैं, वो कहते हैं साहब पेट्रोकेमिकल में MBA चाहिए। अरे भाई, पेट्रोकेमिकल में MBA होता है, हमें ये पता ही नहीं है ना। तो मेरे को लगता है कि एनर्जी यूनिवर्सिटी की स्थापना यदि आज यहाँ होती है तो उसका पहला बैच निकलते निकलते 5 से 6 साल लग जाएंगे, क्योंकि 3 से 4 साल में वो बनेगी। फिर कम से कम 3 साल या 4 साल का उसका कोर्स होगा ग्रेजुएशन का। पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो 2 साल। तो आज से 10 साल बाद इस एनर्जी सेक्टर जो पूरा वेस्टर्न राजस्थान बनता जा रहा है, इसके अंदर आपको स्टूडेंट तो चाहिए ना, आपको एम्प्लॉयज़ चाहिए ना, तो उन एम्प्लॉयज़ को आप इसी जगह ट्रेन करिए ना। तो मेरे को लगता है कि ये रियल सेंस में बाड़मेर का डेवलपमेंट होगा यदि यहाँ पे एनर्जी यूनिवर्सिटी आ जाती है। तो हम अपने यहाँ के बच्चों को गाइड भी कर पाएंगे कि बच्चों, बाड़मेर के लिए कहते हैं ना कि सोने का सूरज कब उगेगा, जब हमारे यहाँ की जितनी भी कंपनीज हैं उनका जो हेड है वो हमारे यहाँ का जाया जन्मा होगा। आज की स्थिति में ऐसा नहीं है ना। तो मैं तो रियल डेवलपमेंट तब मानूंगा जब हमारे यहाँ के लोग इन कंपनीज को हेड करेंगे, या हमारे यहाँ के लोगों को ये समझ में आएगा कि इस एनर्जी सेक्टर में जाना कैसे, जॉब लेनी कैसे। देखिए, हम बहुत सारे एजिटेशन करते हैं यहाँ पे कि हमें कंपनीज नौकरी नहीं देती, सब कुछ नहीं देती, बट जब कंपनी के लोगों से बात करते हैं ना, तो सच में कभी कभी रियलाइज़ होता है कि कहीं ना कहीं वो लोग भी सही कह रहे हैं कि हम कितने सारे ITI डिप्लोमास को वहाँ पे नौकरी में रख लें, हम कितने सारे BA ग्रेजुएट्स को वहाँ पे नौकरी में रख लें। आप लेके आइए ना, टेक्निकल एजुकेशन वाले लोगों को लाइए, पेट्रोकेमिकल में जिसने MBA किया है उनको लेके आइए। तो मेरे को लगता है कि हम करें कहाँ से। अभी आज स्थिति ये है कि भारत में MBA यदि आपको पेट्रोकेमिकल में करना है तो मेरी जानकारी में 2 से 3 इंस्टीट्यूट ही है। एक देहरादून में है, एक अहमदाबाद में है, एक शायद बेंगलोर में। तो जब हमारे पास में इंस्टीट्यूट ही नहीं है, तभी तो यहाँ पे फॉरेन से लोग आते हैं और वो इन कंपनीज को लीड कर रहे हैं। तो सरकार को जरूरत तो है ना, एनर्जी सेक्टर जो है वो आने वाले टाइम में तो बढ़ेगा ही, तो क्यों नहीं उसकी स्थापना बाड़मेर जैसी जगह में कर दी जाए। तो मेरे को लगता है कि रियल सेंस में डेवलपमेंट तभी होगा। बहुत बड़ा विजन रखते हैं आप बाड़मेर के लिए, काफ़ी कुछ आपने सोच रखा है। आप ये चीज़ें जो है अपनी आगे वाली पीढ़ी, जैसे आपकी शादी हुई, आपके बेटे हैं, तो कैसा है फादर एंड सन, लाइक व्हाट थिंग्स यू टीच हिम, टेल मी समथिंग अबाउट योर पर्सनल लाइफ। जैसे मेरा बेटा है, ही इज़ 10 ईयर ओल्ड, तो सबसे पहले तो मैं उसे यहाँ की लोकल लैंग्वेज सिखाने की कोशिश करता हूँ। कोशिश ये करता हूँ कि हर हालत में वो लोकल भाषा में बात करे, और हर हालत में वो हमारे यहाँ की जो देसी मारवाड़ी है उसको सीखे, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश तो उसको स्कूल वाले सिखाई देंगे। कहाँ पढ़ते हैं? जोधपुर में पढ़ रहा है वो, राजमाता स्कूल में है। तो मुझे लगता है हिंदी और इंग्लिश तो स्कूल सिखाई देगी, बट हमारे यहाँ की जो अपनत्व है या अपनायत की जो भाषा है मारवाड़ी जो है, वो हमें घर पे ही सिखानी पड़ेगी। तो हम कोशिश करते हैं कि उससे हम मारवाड़ी में ही बात करें, जिससे कि वो हमारे यहाँ के लोगों की भाषा को समझ भी पाए। मैं क्योंकि यहीं जन्मा हूँ, तो मुझे यहाँ यदि गांव से भी कोई आदमी आता है तो उसकी भाषा समझ में आती है। और जैसे मैं आपको बताऊँ, मैं बचपन में खेलता था, एक कोड़ो बात है चीतर के, तो वो आज भी बिल्कुल देसी मारवाड़ी भाषा बोलते हैं, उन्हें हिंदी इंग्लिश नहीं आती। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा भी किसी दिन कोड़ो भाषा से बात कर पाए। तो आज तो वो कर पा रहा है, पर आज से 20 साल बाद मान लीजिए कि वो भी एजुकेशन के लिए कहीं बाहर जाए, वापस वो बाड़मेर आए, तो वो कभी असहज महसूस नहीं करे अपने लोगों के। आज वो भाषा सीखने में सहज महसूस करते हैं या आनाकानी? नहीं, आनाकानी तो हम जब उससे हिंदी में और इंग्लिश में बात ही नहीं करते तो उसे करनी पड़ेगी। तो वो बहुत बार कहता भी है कि आप मेरे से मारवाड़ी में ही क्यों बात करते हो। तो मेरे मदर ने हमेशा ये सिखाया है कि बच्चों को यदि आप अपनी भाषा से ही प्यार, मोहब्बत, स्नेह नहीं करेंगे तो कोई और तो आपके लिए क्यों ही करेगा। तो आप अपने क्षेत्र से प्यार करते हैं तो अपनी भाषा से, अपने पहनावे से, अपने कल्चर से, अपने ट्रेडिशन से, अपने फेस्टिवल से, इनसे आपको बहुत ज़्यादा अपनायत रखने की ज़रूरत है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा दुनिया में सब कुछ हासिल करे, परंतु इस अपनायत को साथ में रख के अपने इस परिवार ने जो सिखाया है, या जिस परिवार की इसमें फैमिली उसमें वो आता है, इन सब चीज़ों को साथ में रखते हुए वो आगे बढ़े और हमारे इस बाड़मेर में या इस बाड़मेर का नाम रोशन करे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। क्या शौक है आपके बास्केटबॉल के अलावा? मुझे लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है, मुझे ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है, लोगों से बात करना बहुत अच्छा। कहाँ घूमे हैं आप? मैं लगभग 60 देशों में जा चुका हूँ। ओके। और फिर भी मैं बड़े दावे के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि सबसे सुंदर जो है वो मेरा बाड़मेर ही है, और इससे ज़्यादा सुंदर कहीं नहीं है। तो मैं न्यूयॉर्क में भी जैसे रहा हूँ,
तो जितनी अपनायत, जितना अपनत्व, कहते हैं ना कि आप जहाँ जाए जन्मे होते हो, आपको सबसे अच्छी जगह वही लगती है। तो जहाँ भी जाते हैं कोशिश करते हैं कि वहाँ की कुछ अच्छी चीज़ों को ग्रहण कर पाएँ, ग्रहण करके उन चीज़ों को यहाँ इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो ये कोशिश रहती है। यहाँ के जब ऐसे लोग लॉ मेकर्स जो हैं उनसे भी जब मिलते हैं तो उनको एग्जाम्पल के तौर पे बताता भी हूँ कि वहाँ पे ये हो रहा है तो हमें यहाँ भी ये करना चाहिए। तो मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं इनको करने की एक शिद्दत से कोशिश करी जाए। और जब आप बाहर जाते हैं 4 चीज़ें आपको सीखने को मिलती है और फिर आप जब यहाँ आके उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं या इन्फ्लुएंस करके उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो उसमें, और सच में यदि वो इम्प्लीमेंट हो जाती है तो आपको बहुत अच्छी खुशी महसूस होती है। तो मेरे को ये लगता है कि बाड़मेर के जाए जन्मे हर आदमी को पूरी दुनिया देखनी चाहिए, परंतु उस दुनिया देखने के साथ इस बाड़मेर को छोड़ना नहीं चाहिए। ये मुझे बड़ी शिकायत है। लोग यहाँ से बाहर पढ़ने जाते हैं, उनका मैं समर्थन करता हूँ कि आपको दुनिया के हर अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाना चाहिए, अच्छी से अच्छी जगह नौकरी करनी चाहिए, परंतु फिर एक टाइम डिसाइड करके वापस इस बाड़मेर में। तभी शायद आज आप मुझे यहाँ मिले हैं 60 देश घूम के भी बाड़मेर में। आप जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, दरबार लगते थे, यहाँ पे कोर्ट होता था, आपने लास्ट कब देखा ये? नहीं, मेरा तो जन्म ही 90s में हुआ है, तो मैंने तो ऐसा नहीं देखा। स्टिल आफ्टर इंडिपेंडेंस काफी हद तक, काफी समय तक लोगों की इच्छा कहें या रिस्पेक्ट कहें, उस हिसाब से भी मेरे फादर उन लोगों में से थे जिन्होंने दोनों एरा एक साथ देखे। मेरे फादर का जन्म 1936 में हुआ और वो बाड़मेर के रावत 1945 में बने, इंडिपेंडेंस से पहले। एंड देन सिर्फ 25 साल और 3 महीने की उम्र में वो बाड़मेर से विधायक भी बने। तो ही इज अमंग दोज पीपल हु हैव सीन बोथ द एरास, एज अ रावत साहब ऑफ बाड़मेर बिफोर इंडिपेंडेंस एंड देन एज अ लेजिस्लेटर ऑफ दिस प्लेस आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो मेरे को लगता है ये सवाल का जवाब यदि आप उनसे लेते तो वो शायद ज़्यादा अच्छे से बताया होगा स्टोरीज पुरानी कभी आपको। नहीं, मतलब देखिए, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि शासन और सत्ता का एक तरीका होता है, तो हमें लाइफ में रिग्रेट किसी चीज़ का नहीं होना चाहिए, हमें आज में जीना चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि ये देश वैसे ही चल रहा है जैसे आज से 200 साल पहले से चलता आया है। शासन करने का तरीका जो है ना वो बदला है। आज जब आप याद करिए, आज से 20 साल पहले आपको जब पहली बार साइकिल मिली होगी तो आपको कितनी खुशी महसूस हुई होगी। अब आज की डेट में यदि आपको गाड़ी मिलती है ना तो भी आप इतने खुश नहीं होंगे जितने आप तब होते थे। अब आज मेरा बेटा जो है उसे साइकिल में इतनी खुशी नहीं है, उसको सीधा चाहिए सुपर बाइक। तो कहने का मतलब है जैसे जैसे वक्त बदलता है शासन करने का तरीका भी बदलता है, हमारी जो डिमांड्स है वो भी बदलती है। तो भारत एक बहुत खूबसूरत देश है और ये जो डेमोक्रेसी है ना, इस डेमोक्रेसी को समझने की कोशिश करिए। जिस दिन आप इस डेमोक्रेसी को और हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन को ढंग से पढ़ लेंगे, इसके प्रियम्बल को अपने दिमाग में बिठा देंगे ना, उस दिन आपको महसूस होगा, या आप जब विदेशों में जाएंगे और वापस अपने इस देश में आएंगे तब आपको महसूस होगा कि भगवान ने सच में यदि कहीं जन्नत बनाई है तो इस हिंदुस्तान में ही है, और उसमें भी आपको इस डिजर्टेड टाउन में जन्म दिया है। इससे ज़्यादा भगवान आपके ऊपर मेहरबानी कर ही नहीं सकता था। इतनी खूबसूरत जगह, इतना अच्छा परिवार, इतने अच्छे लोग, उनके बीच में हमें जन्म दिया है और हमारे पास कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है। कहते हैं बाड़मेर बहुत रॉ है, यहाँ पे करने के लिए बहुत काम है। तो आप सोचिए कि हमारे पास में कितने सारे ऑप्शन हैं, हम क्या नहीं कर सकते। कहते हैं ना, देखिए, देखने के 2 तरीके हैं। एक आप ये कह सकते हैं यहाँ कुछ नहीं है, एक ये कि यार मैं कर सकता हूँ, मेरे द्वारा कोई ना कोई काम किया जा सकता है। अब आपको दिल्ली में बिठा दें, वहाँ जाके क्या करोगे आप? वहाँ डेवलपमेंट के नाम पे बहुत सारी चीज़ें हो रखी है, बाड़मेर में नहीं हुई है ना। तो आपका क्या कैलिबर है ये तभी निकल के आएगा ना। आज आप जब यहाँ मीडिया के अंदर कोई काम कर रहे हैं, यही यदि आप दिल्ली में कर रहे होते तो आपको वहाँ आपकी फ़ाइट होती 10,000 लोगों के बीच में, परंतु यहाँ आपकी फ़ाइट बहुत कम लोगों के बीच में। यहाँ आपके पास सीखने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ डेवलपमेंट नहीं है। तो इसको देखने की कोशिश करिए ना कि यहाँ डेवलपमेंट करने की ज़ील कितने लोगों के अंदर है। हम कितने फॉर्चुनेट हैं कि आज 90s के बाद, मतलब 2000 का बाड़मेर मुझे अच्छे से याद है। 2024 के बाड़मेर को जब देखता हूँ तो लगता है यार कल तक यहाँ कुछ नहीं था, आज हम यहाँ से यहाँ पहुँच गए। मुझे पूरी उम्मीद है कि 2047 में जब मैं इस बाड़मेर को देखूँगा तब ये बहुत अलग होगा। तो आप सोचिए हमारे पास काम करने के कितने मौके हैं, हम चाहें जिस फील्ड के अंदर जा सकते हैं, कितना डाइवर्स हमारे पास में वो अपॉर्चुनिटीज़ पड़ी हुई है, हम चाहे जो चीज़ कर सकते हैं। तो बस पॉजिटिव वे से सोचने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ बाड़मेर के रावत त्रिभुवन सिंह, एक ऐसी परिवार से बिलोंग करते हैं जिन्होंने मोनार्की देखी, जो खुद शासक रहे पर डेमोक्रेसी के एक सच्चे एडमायरर हैं। इन्होंने एक लंबी चौड़ी लिस्ट खोल के रख दी है। जो लोग ये कहते हैं कि बाड़मेर में कुछ नहीं है, उनके सामने एक लंबी लिस्ट रख दी है कि क्या क्या हमें यहाँ करना चाहिए, क्या क्या किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।